नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। कैसे है सभी? चलो तो अब आज की क्लास मतलब हमारी एक तरीके से औपचारिकता रूप क्लास रहेगी, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम अनुनाद क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास समय रहता है, आपको ऐप में एक और 8:30 बजे को क्लास दिखाई दे रही होगी ना, तो अगर हम हमारा टारगेट मतलब 8:30 तक ये सारे क्वेश्चंस वगैरह और ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, हम ट्रांसफार्मर वगैरह के क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हम 8:30 बजे से फिर एक और क्लास करेंगे या फिर हम उसे कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं, कुछ सवालों से ही शुरुआत करेंगे ना। चोक कुंडली हम कल पढ़ चुके थे, तो चोक कुंडली पर आधारित कुछ सवाल करेंगे, फिर उसके बाद 2023 के कुछ और सवाल करेंगे हम, है ना। और इसके अलावा 2023 के जितने सवाल है वो करेंगे, फिर अनुनाद पढ़ेंगे, अनुनाद से जुड़ी बहुत सारी बातें समझेंगे, फिर अनुनाद पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, और फिर ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन 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 डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए। टुडे इज माई हैप्पी 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 वाला बर्थडे। ओह, किसका हैप्पी बर्थडे है? काजल बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान करे आपका बर्थडे, अगला बर्थडे आपके घर पे ना मने, मतलब मेडिकल कॉलेज में मने, डॉक्टर बन जाओ। चलो तो करते क्लास की शुरुआत। सर होल वर्ल्ड फिर से होगा 25 तारीख। अरे संदीप कुमार, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले। चलो फालतू के यूट्यूब पे वीडियो मत देखे। चलिए तो पहला सवाल आप सभी के सामने आज का स्क्रीन पर। एक चोक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक जो है वो 10 मिली हेनरी है। जब तक इसे 10 वोल्ट के एक निर्दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसमें शक्ति वेव 20 वॉट होती है। 10 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़े जाने पर औसत शक्ति वेव 10 वॉट हो जाती है। तो आवृत्ति क्या होगी स्रोत की? मेरा कमेंट आप तक क्यों नहीं पहुंचता? राघव कुशवाहा पहुंच रहा है, आप खुद ही आ जाओ। चलिए करें क्लास की शुरुआत। आ गए ना सभी? तो सवाल पढ़ो और जवाब बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास एक चोक कुंडली। अब देखो चोक कुंडली में ऑटोमेटिकली ना, चोक कुंडली तो वैसे तो होगी ये चोक कुंडली, लेकिन हमें पता है इसका कुछ ना कुछ छुटका सा प्रतिरोध भी होगा, तो इसका प्रतिरोध आर हम साथ साथ में लिख देंगे, बहुत छुटका सा प्रतिरोध होगा। अब पहले इसे हमने एसी स्रोत डीसी स्रोत से जोड़ा। ठीक है सर, डीसी स्रोत से जोड़ा 10 वोल्ट के, हाँ 10 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ा। तो जब डीसी स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें धारा आई जाएगी, और ये तो क्या होगा सर, ये एक तार के भांति व्यवहार करेगा, ये एक तार के भांति व्यवहार करेगा। ये क्या करेगा सर, ये तो एक तार बन जाएगा डीसी स्रोत में। तो हमें बोला कि 10 वॉट शक्ति होती है, तो पावर जो होगी है ना वह कितनी होती है? पावर जो होगी वो 10 वॉट होती है, और हमारे पास हमें पता है पावर होता है v²/r। v²/r क्यों सर v²/r? सर 20 वॉट पावर दी गई है, 20 वॉट पावर दी गई है। अब सर अब v² वाला, अब v² में r वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? बाय बाय हम जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ बेटा? ना ऐसे कैसे काम चलेगा? दूध से भरा हुआ ग्लास और एसपी सर की क्लास कभी अधूरा नहीं छोड़ा करते। जैनी सवाल कर, तो यहां 20 वॉट जो हो जाएगा वो जाएगा v²/r। तो यहां पर से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे आर की वैल्यू? क्यों निकालेंगे आर की वैल्यू? देखो एक्चुअल में चक्कर क्या है, एक्चुअल में चक्कर क्या है, हमें पता है कि जब हम इसे एक एसी स्रोत से जोड़ेंगे, हम जब इसे एसी स्रोत से जोड़ेंगे तो एसी स्रोत से जोड़ेंगे, तो एसी स्रोत पे जोड़ने पे हमें
शक्ति पता करने के लिए होगा प्रतिरोध कितना ये पता करना पड़ेगा। प्रेरक तो हमें दिया हुआ है, प्रतिरोध नहीं पता। तो एक्चुअल में जब डीसी स्रोत से जुड़ा है तो वहां का यूज करके हम प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं। कितना आएगा प्रतिरोध, देखो भैया। तो यहां पर सर ये हो जाएगा 20 बराबर होगा 10 का स्क्वायर बटे में आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आर हो जाएगा 100 बटे में 20 या 5 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। अच्छा सर, इसका प्रतिरोध 5 है। ओके, वेरी गुड। अब क्या हुआ है, अब इसे हमने एक एसी स्रोत से जोड़ा है। अब हमने इसे एक एसी स्रोत से जोड़ा है। तो 10 ओम का प्रतिरोध है, नहीं 5 ओम का प्रतिरोध है, और यहां पर ये 10 मिली हेनरी है। 10 मिली हेनरी क्या दिया हुआ है, इसका प्रेरक गुणांक दिया हुआ है। अब इसमें हमें एफ का मान पता करना है। सोचो, ये भी 10 वोल्ट का ही है और 10 वॉट पी एवरेज जो आ रहा है वो 10 वॉट आ रहा है। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो आप? सोचो भैया, क्या आप इसे हल कर सकते हो? हाँ, आज 2 क्लास होगी। जल्दी करो। अहद खान बेटा, अनुनाद वाला टॉपिक करवाएंगे अभी हम। 50 हर्ट्ज पहला आंसर आ चुका है, 50 हर्ट्ज। हाँ भाई, बाकी सब भी बताएंगे क्या आंसर आएगा। कैसे करेंगे अब यहां पे आगे देखिए। तो यहां पर अब हमारे पास 10 वोल्ट इसके लिए दिया गया। अब हमें पता है सर कि शक्ति हानि क्या होता है। ये होगा पी जो होगा उसके लिखेंगे हम VRMS कॉस फाई, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है सर, कॉस फाई हमें पता है ना, और आई। अच्छा, अब धारा भी नहीं पता हमें, तो इसे हम कुल मिलाकर जैसे पिछली क्लास में करा था हमने वैसा का वैसा कर देंगे। V इंटू V की जगह लिखेंगे V बटे में Z इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, R बटे में Z। ठीक है, ये P के बराबर है। अब V तुम्हें दिया गया है ना, और यहां पर P भी दिया गया, तो यहां से Z निकाल लो। Z निकल गया तो फिर आगे की कहानी आसान हो जाएगी, कि Z निकाल कर ही आप वहां पर एक्सेल निकालोगे, और एक्सेल निकालोगे तो उसके अंदर ही फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ठीक है, 50 हर्ट्ज। बहुत तेजी में बच्चे आंसर बताते हुए देख लेते हैं। एक बच्चा बोल रहा सर क्वेश्चन ही गलत है, देखते हैं कौन सही कौन गलत। तो 10 बराबर होगा V की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 10 इंटू R कितना आया, R आया सर हमारा 5 बटे में होगा Z का स्क्वायर। ठीक है, एक 10 से एक 10 कट गया, Z स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। Z स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। Z स्क्वायर भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लगता है कि नहीं हम तो Z लिखेंगे, तो Z लिख लो। क्यों Z स्क्वायर रखने का बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे को पता है अब आगे क्या करना है। अब Z आ गया हमारे पास, तो Z आ गया, तो Z स्क्वायर बराबर होगा, या देखो Z बराबर होता है अंडर रूट एक्सेल प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेल तो नहीं है, मतलब सॉरी एक्सेल तो है, लेकिन Z का स्क्वायर कर दूं मैं, तो ये जगह एक्सेल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये ज्यादा आसानी से हम कैलकुलेट कर ले गए, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा सर, Z का स्क्वायर कितना है, 50 बराबर होगा एक्सेल कितना है हमारे पास, एक्सेल तो सर निकालना है। ओके, R कितना है, R है सर 5, तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो चुका है। 5 का स्क्वायर 25 हो चुका, तो ये 25 50 में से माइनस होगा, तो फिर से सर ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो एक्सेल की वैल्यू 25 आ जाए, एक्सेल की वैल्यू 25 का वर्गमूल मतलब 5 ओम आ गई है। अब एक्सेल आ गया है, तो अब हम यहां से आवृत्ति निकाल सकते हैं ना। ऐसे तुमको क्या लगा कि एकदम बिल्कुल बच्चा जैसा सवाल। तो एक्सेल होगा, एक्सेल आ गया मेरे पास 5 ओम, तो हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल बराबर होगा 5 के। एल की वैल्यू दी हुई है 10 मिली हेनरी, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू निकालनी है इंटू 10 की घात -3 बराबर होगा 5 के। तो देखो 10 की घात 3 को नीचे ले जाओ भले से आप चाहो तो, और यहां से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करो, लगभग कितनी आएगी,
कैलकुलेट करो लगभग कितनी आएगी। अच्छा, और भी कुछ बात दिख रही हो तो देख लो। सारी वैल्यूज उठा उठा के रखनी है, हमने एफ की वैल्यू निकाली है। गलत हो गया। क्या गलत हो गया राघवेंद्र बेटा? 80 हर्ट्ज आ रहा है। हो सकता है 80 हर्ट्ज आ रहा हो। कितना आएगा जल्दी देखो। तो सर यहां से हम मतलब नीट में इस प्रकार के सवाल आने की उम्मीद बहुत कम ही है, लेकिन एक्चुअल में हमने चौक कॉइल के ऊपर कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि एक चौक कॉइल पे सवाल करवा देता हूं, है ना। चौक कॉइल जो होगा वो बेसिकली सर स्क्वायर नहीं किया जेड का। अरे प्यारे, जेड स्क्वायर की वैल्यू 50 है ना, देख जेड स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे मैंने 50 रख दी, है ना। तुम चाहो तो यहां पर चलो जेड की वैल्यू √50 आएगी, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 50 बन जाएगा, है ना। वो 50 ही है। एक्सी कहांगे? एक्सी नहीं होगा ना बेटा। अगर हमारे पास कुंडली है तो उसमें एक्सी नहीं होगा। चले, तो यहां पर ये एक्सएल की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। ये 5 कैसे आया फिर से देख लो। ये होगा 50 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 माइनस 25, मतलब 25 बराबर होगा एक्सएल का स्क्वायर, या एक्सएल की वैल्यू जो आएगी वो 5 आ जाएगी। तो इसे हमने 2 पाई एफ इंटू एल बराबर 5 कर दिया। अब इसे सॉल्व करो और जल्दी से आंसर बताने की पूरी कोशिश करो। तो यहां पर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत दूर जाना पड़ेगा। चलो यहीं पर थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा सर 5। देखो 10 के हाथ नीचे जाएगा तो ऊपर जाके 10 के हाथ 3 बना देगा, ये मतलब 1000 लिख लो ऊपर। ये बटे में 10 होगा, बटे में 2 होगा, बटे में पाए होगा। तो लगभग आते हुए मान आप निकाल सकते हो यार यहां से, है ना। यहां पर ये हो जाएगा 2.5 इंटू 100 बटे में पाए, या इसे भी काटना चाहो तो 50 कर लो, या जैसे भी इच्छा हो आपकी, है ना। बाकी यहां से लगभग आंसर बताओ कितना आएगा। 80 आ रहा है। क्या सभी का 80 आ रहा है? एल संधारित्र के भांति व्यवहार करेगा, ये कौन सी भाषा हो गई? एक्सेल को ही तो आर मानना था शुरू में ही। एक्सेल को आर क्यों मानना था बेटा? एक्सेल जो होगा हमारा यहां पर, अगर हम इसको एक्सेल बोल रहे और इसे आर बोल रहे, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी है और कुछ ना कुछ इसमें एल भी है। ठीक है, चलो एक बार शुरू से देख लेते फटाफट। देखो यहां पर क्या हुआ। यहां पर हमें बोला गया कि पहले हमारे पास एक डीसी स्रोत था, तो एक डीसी स्रोत था, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, और यहाँ पे एक एल प्रेरक तो लगा हुआ था, और यहाँ पे आर प्रतिरोध लगा हुआ था, है ना। उसने आर प्रतिरोध का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन हमें क्या बोला, यहाँ पे एक स्व प्रेरण गुणांक, एक चौक कुंडली है जिसमें 10 मिली हेनरी, और जब भी ऐसा बोले तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर प्रतिरोध होगा ही होगा, उसके अंदर प्रतिरोध होगा ही होगा। अब इसके बाद में सेल की वजह से एलआर परिपथ आरसी परिपथ की तरह, अरे रे 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 क्या बोलना चाह रहा है ये आदमी। बेटा हमें पता है कि जब हमारे पास बैटरी लगी हुई होती है, तो बैटरी लगी हुई होती है तो जो एल होता है वो एक तार बन जाता है ना, एल एक तार बन जाता है। तो यहां पर ये एक तार बन चुका है, और यहां पर हमारे पास एक आर प्रतिरोध होगा। तो ये होगा P बराबर होगा 20 वॉट दिया गया है, 20 वॉट शक्ति वेव हो रही है 10 वोल्ट की बैटरी लगाने पर। तो V स्क्वायर बटे में आर करा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करा, 10 का स्क्वायर जो जगह वो 100 हो जाएगा, 100 बटे में 20 कर दिया, मतलब 5 ओम। तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध 5 ओम आ गया। अब इसी को हमने 10 वोल्ट के जब प्रत्यावर्ती स्रोत से लगाया गया, तो इसमें औसत शक्ति वेव 10 वॉट होता है। तो यहाँ पर यह शक्ति वेव कैसे निकालेंगे हम? तो इसका शक्ति वेव P औसत का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना होता है सर? 10 वॉट बोला गया है, और फॉर्मूला होता है V इंटू आई कॉस फाई।
v इंटू आई कॉस फाई। तो यहाँ पे कॉस फाई आर बटा जेड होता है, वी आई बराबर होता है वी बटा जेड होता है। तो यहाँ पे कोई धारा निकालने के लिए हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो बस मैंने बेसिक सा कैलकुलेशन क्या होगा, ये होगा वी स्क्वायर बटे में जेड स्क्वायर इंटू आर बराबर होगा पी के। पी की वैल्यू हमें 10 वोल्ट दी हुई, यहां से जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी, जेड आ गया तो यहां से हमने एक्सेल निकाला, एक्सेल से फिर हमारा एफ आएगा। आपने बोला था कि नहीं बेटा, मैं समझ गया है ना। एक बच्चे ने बिल्कुल दिल से बात लगा ली। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने तो कल बोला था कि चोक कुंडली में कोई प्रतिरोध नहीं, या चोक कुंडली के लिए औसत शक्तिमान शून्य होता है। हाँ, चोक के लिए जो हमारे पास आदर्श चोक कुंडली होगी उसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा। तो उसका कोई अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो उसमें शक्ति हानि शून्य होगी, शक्ति व्यय शून्य होगा। लेकिन वास्तविकता में जब हमारे पास एक प्रेरक कुंडली होगी तो उसका खुद का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, बहुत छोटा सा होगा लेकिन होगा। तो वहां पर अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा तो वही आंतरिक प्रतिरोध लेकर मैंने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है। हाँ, टी इनफाइनाइट पे इंडक्टर जो है एक वायर बन चुका है। चोक कुंडली डीसी स्रोत में काम नहीं करती। हाँ, चोक कुंडली डीसी स्रोत में काम नहीं करेगी, वो ट्यूबलाइट को नहीं जलाएगी, लेकिन चोक कुंडली, अरे चोक कुंडली क्या है यार, चोक कुंडली क्या है? चोक कुंडली जो है वह ये एक गोल गोल घुमा हुआ तार है, बस। ठीक है। और मैंने ये बोला था कि अगर आप डीसी स्रोत ले रहे हो और आपने चोक कुंडली लगाई तो वो खुद ही बहुत ज्यादा वोल्टेज या खुद ही बहुत ज्यादा शक्ति में हानि करवा देगी। तो ट्यूबलाइट से ज्यादा खुद करवा देगी तो दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यह हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। और एक और बात यार, तुम्हें खुली आंखों से दिखाई दे रहा ना यार, जेड स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे 50 का स्क्वायर क्यों करूंगा अब मैं? जेड स्क्वायर की वैल्यू मैंने 50 निकाली है। जेड स्क्वायर की वैल्यू 50 है, जेड की वैल्यू वर्गमूल 50 होगी, फिर यहां पे वर्गमूल 50 का स्क्वायर करेगा तो फिर से 50 आ जाएगा। 80 हर्ट्ज होगा। ठीक है, मैंने मान लिया मैक्सिमम बच्चे 80 हर्ट्ज ही कमेंट कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर लेना। चलो आगे बढ़ते, नीट 2023 का एक और धमाकेदार सवाल करने की कोशिश करते हैं ना। आज हमें बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं मैक्सिमम। ये 220 वोल्ट का एक एसी स्रोत है जिसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत जोड़ा गया है और इसमें 50 बटे में पाई मिली हेनरी, बड़े बड़े सवाल है थोड़े थोड़े से, 10 की घात 3 बटे में पाई माइक्रोफेरेड और 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो आपको प्रतिबाधा बतानी है कितनी आएगी, प्रतिबाधा बतानी है कितनी आएगी। आपको Z बताना है, आपको Z बताना है, Z बताना है कितना आएगा। बताओ भाई, Z क्या आएगा? तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? कहानी वही होगी। अब इसमें बस मेन मेहनत वाली बात यह है कि हमें एक्सेल और एक्सी भी निकालना पड़ेगा। हमें एक्सेल और एक्सी भी निकालना पड़ेगा। तो एक्सेल निकालो, कितना आएगा पहले तो? नीट 2023 का जीता जागता उदाहरण है, 2 पाई एफ इंटू एल होगा। तो 2 पाई इंटू आवृत्ति, आवृत्ति दी हुई 50 हर्ट्ज इन 2, ये हो जाए 50 बटे में पाई मिली हेनरी, मिली मतलब 10 के बाद -3, तो पाई से पाई कट गया। देखो ये क्या होगा, ये 50 इंटू 2 करोगे तो 100 होगा, 100 इंटू 50 करोगे, 100 इंटू 50 करोगे और आगे 10 की घात -3 है, मतलब 3 जीरो कट जाएंगे तो 5 बचेगा, ये कट गया तो 5 ओम आंसर आएगा। कितना आएगा? 5 ओम आंसर आएगा। इसी प्रकार से एक्सी निकालो, एक्सी होगा सर 1 बटे में 2 पाई एफ इंटू सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2 पाई। अच्छा, एफ कितना है? फिर से 50 है। सी की वैल्यू दी हुई है 10 की घात 3 माइक्रोफेरेड, तो जगह 10 की घात 3 नीचे रह जाएगा और पाई पलटी के ऊपर चले जाएगा, या चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूं, माइक्रोफेरेड में तो 10 की घात -6 भी साथ में लिखना होगा।
इसको सॉल्व करो और फिर XC निकालो। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पे पाई से पाई कट जाएगा, 10 की घात 6 ऊपर चला जाएगा, तो जगह 10 की घात -6 मतलब 10 की घात -6 1/10 की घात 6, तो वो पलटी खा के ऊपर चले जाएगा। या आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं माइनस में, तो ऊपर चलेगा, घात पॉजिटिव बन गई। 50 इंटू 100 2 करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 इंटू 10 की घात 3, मतलब कितना हो गया, ये यहां से मिलाकर 10 ओम आएगा। देखो पहले इतना बता दो, क्या इतना सही किया है? और अगर हां तो अब हम यहां पर z निकाल लेंगे। z हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल। एक्सएल कितना है सर, ये है मेरे पास 10 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस आर। आर कितना है, आर भी है सर 10, तो कितना आएगा ये देखो, कितना आ रहा है ये, कितना आया रे बाबा, तो ये हो जाएगा सर 125 वर्गमूल 125 का वर्गमूल मतलब 5√5 लिख सकते हैं हम इसे। 5√5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कौन बार बार कमेंट कर रहा है? हर्षित सोनी। अरे भैया बोल रहे कि सर रुकिए थोड़ा, मैं फटाके फोड़ कर आ रहा हूं। तुम्हारे फटाके के चक्कर में यहां सबके सब बच्चों का जो भविष्य फूट जाएगा उसका क्या करेंगे? पचास बटा पाई मिली हेनरी एल की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में देखो एल की वैल्यू दी गई है, ये सी दिया गया है। सही है क्या मामला सारा? चलो अगला सवाल। अच्छा ये सवाल चलो एक बार पढ़ो, देखते हैं, मुझे लगता भी नहीं होगा आपसे, तो विस्थापन धारा नहीं पड़ी हुई हमने। हमें बोला है कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत को एक संधारित्र से जोड़ा गया है, फिर बोला आवृत्ति घटाने से क्या होगा। तो हमें पता सर XC जो होता है वो 1/2 पाई f इंटू C होता है। अगर हमने आवृत्ति घटाई तो XC बढ़ जाएगा, तो प्रतिघात बढ़ना चाहिए, नियत रहेगा नहीं घटता है नहीं। अब सर ये विस्थापन धारा का क्या चक्कर है, ये नहीं पता आपने। विस्थापन धारा का क्या चक्कर है ये नहीं पता। विस्थापन धारा एक्चुअल में एक तरीके से हमारी धारा जैसी ही होती है ना। तो अगर आप XC बढ़ाओगे तो हमें पता है सर V बराबर या I बराबर होता है V बटे में Z होगा, और यहां पर Z बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी ना। इसका वैसे आंसर घटती है, हो जाना चाहिए, लेकिन अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम जस्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। तो वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उसमें सब बस एक ही बात पढ़ना होती है, विस्थापन धारा का। तो विस्थापन धारा बेसिकली हमारी धारा जैसी ही है ना, बस उसका नाम विस्थापन धारा के वो मैं आपको बता दूंगा। चलो नीट 2023 का एक और जोरदार सवाल। अच्छा अनुनाद आ गया रे, ठीक है, ये वाला सवाल नहीं बनेगा, अनुनाद के ऊपर अभी हम अनुनाद पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है अनुनाद। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्हाट इज अनुनाद, अंग्रेजी में कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? देखो हमारे पास जो LCR परिपथ था, L C और R तीनों श्रेणी में लगे हुए थे, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ये C है, ये L है, ये R है, और यहां पर इसमें कुछ ना कुछ का ओमेगा होगा या इसकी आवृत्ति होगी कुछ ना कुछ, और ये V स्रोत होगा। तो अगर मान के चलो यार, मान के चलो कि यहां पर मेरे पास यहां पर अगर मैंने आवृत्ति बढ़ाई तो धारा और Z पे क्या फर्क पड़ेगा। धारा Z, और बहुत सारे ग्राफ में यहां पे बनाऊंगा अभी, है ना।
तो उन सब कुछ कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान के चलो मैंने पहला ग्राफ बनाया, आवृत्ति या ओमेगा लिखो, आवृत्ति लिखो, बात ही बराबर है, एक्सी का ग्राफ बनाया। तो एक्सी का ग्राफ कैसा बनता था, याद है आप लोगों को एक्सी का ग्राफ कैसा बनता है? सर एक्सी का ग्राफ ऐसा होता था कि जब आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो एक्सी, आवृत्ति बढ़ाओगे तो एक्सी घटता जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर यहीं पर ही एक्सी भी बना दूं और एक्सएल भी बना दूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सर एक्सएल तो सीधा बन जाएगा। मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे एक्सी और एक्सएल बराबर हो सकते हैं, एक्सी और एक्सएल बराबर हो सकते हैं। अब ये वाले ग्राफ में मैंने इंडिविजुअल मतलब अलग से एक्सएल और अलग से एक्सी होगा तो उसके लिए बात करी। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास ये वाला परिपथ है, मतलब इसमें आर भी है, सी भी है और एल भी है, तो इसमें आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा? तो अगर मैंने यहां पर ग्राफ बनाया तो यहां अब मैं बनाऊंगा जेड और ओमेगा के मध्य ग्राफ, है ना, जेड और ओमेगा के मध्य ग्राफ। जेड और ओमेगा के मध्य ग्राफ क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहां पर इसमें आर भी है, तो इसके पास एक्सएल होगा, इसका एक्सी होगा, इसका आर होगा, तो तीनों को मिलाकर ग्राफ बनाया जा रहा है। तो हमें एक बात तो पता है कि सर जब आवृत्ति बहुत कम होगी तो यहां पे एक्सएल की वैल्यू तो बहुत छोटी होगी। जब एक्सएल छोटा होगा तो एक्सी बहुत बड़ा होगा, एक्सी बहुत बड़ा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर मान के चलो मेरे पास आवृत्ति जो है, आवृत्ति बहुत कम है, चुटकी सी आवृत्ति की वैल्यू 1 2 4 5 50 नहीं 1 2 3 हर्ट्ज, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सी जो होगा सर एक्सी तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन एक्सएल बहुत छोटा होगा। मतलब z की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी अल्टीमेटली ना, z बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक चीज उसमें से बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से जब आवृत्ति को मैंने बहुत बड़ा कर दिया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर एक्सी जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और एक्सएल बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि एक्सएल क्या होता है 2 पाई एफ समानुपाती होता है इसके, तो एफ बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। मतलब अल्टीमेटली आवृत्ति बहुत ज्यादा हो या आवृत्ति बहुत कम हो, यहां पर एक बार एक्सएल बड़ा होगा, एक बार एक्सी बड़ा होगा, मतलब कि परिपथ में z तो बहुत बड़ा आएगा ही आएगा। तो z बहुत बड़ा आता ही आता है ना। तो z के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद में एक डिप्स आएगा और ये फिर वापस से बढ़ जाएगा। तो खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। अरे कर वही नहीं बना, हाँ इस प्रकार कुछ, मतलब इसे ये परवलय वगैरह नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सी बनेगी, लेकिन आप ग्राफ कुछ ऐसा बना सकते हो। ठीक है, अब ये ग्राफ जो बना है, ये ग्राफ में, अच्छा इसमें अगर मैं देखो तो ध्यान से सर, इसमें तिकोना कोना आया था फिर ये गोल घुमा, इसमें तिकोना कोना नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा वक्र ही रूप में आएगा, है ना। ये कैसा आएगा? ये वक्र के रूप में ही वैल्यूज आएंगी, ये वक्र के रूप में ही वैल्यूज आती जाएंगी इसमें। तो यहां पर एक ऐसी वैल्यू आई है, कुल मिलाकर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सी बात है, एक ऐसी वैल्यू आई है z की, जिस या आवृत्ति की एक ऐसी वैल्यू आई जिसके लिए z न्यूनतम हुआ है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो यार कि मेरे पास दो चीजें है ना, देख मेरे पास z है, तो z क्या है? z के अंदर है एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। तो यहां पर आर तो नियत है अब जब आवृत्ति बहुत कम कर दूंगा सर, तो एक्सी बहुत बड़ा हो जाएगा, आवृत्ति बहुत बढ़ा दूंगा तो ये एक्सएल बहुत बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान के चलो मैं आवृत्ति को एकदम मिनिमम से बढ़ा रहा हूं, जीरो से अनंत की तरफ ले जा रहा हूं, तो उस कंडीशन में मैं ऐसा बोल सकता हूं सर जी कि जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो क्या होगा सर? आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो यहां पर है ना, अब क्या होगा? जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे तो देखो क्या होगा। अगर मान के चलो आवृत्ति बढ़ा रहा हूं, तो अगर आवृत्ति बढ़ा रहा हूं सर, आप आवृत्ति 0 से बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सएल बढ़ेगा और एक्सी घटता जाएगा। अब पहले हमें पता है कि एक्सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्सएल की वैल्यू बहुत कम है, और अंत में जाके एक्सएल बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सी बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सएल देखो, अल्टीमेटली एक्सएल क्या हो रहा है सर? एक्सएल बढ़ते जा रहा है, ये बहुत छोटा था, ये बहुत बड़ा था। तो एक्सएल जो होगा
वह बढ़ते जा रहा है और एक्सी घटते जा रहा है, तो एक्सी घटते जा रहा है, एक्सएल बढ़ते जा रहा है। तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके लिए ये वाला पद जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और एक ऐसी वैल्यू जिसमें ये वाला पद 0 हो जाए। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तब यहां पर z बराबर आर हो जाता है, और उस कंडीशन में z मिनिमम होता है, उस कंडीशन में z मिनिमम होता है, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, या उसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि शक्ति में हानि जो होगी परिपथ में वो न्यूनतम हो जाएगी। शक्ति में हानि परिपथ में क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। तो जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो हर एक परिपथ में एक ओमेगा या एक आवृत्ति ऐसी आएगी जिसमें एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, और उसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? उसी आवृत्ति को हम अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। तो जब परिपथ में प्राकृतिक आवृत्ति आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर हो तो ऐसा परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है ना। मतलब क्या है? प्राकृतिक आवृत्ति और आरोपित वोल्टता, मतलब क्या होगी? एक वोल्टता जो आप आरोपित कर रहे हो, एक आरोपित वोल्टता है, उसकी आवृत्ति कुछ ना कुछ होगी, और एक इसकी खुद की एक ऐसी आवृत्ति की वैल्यू जिस पर ये z ये एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, z मिनिमम हो जाएगा, तो वो दोनों मैच कर जाए, दोनों वैल्यू एक ही आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आवृत्ति न्यूनतम, उस कंडीशन में z न्यूनतम हो जाएगा, और उस कंडीशन में हमें शक्ति के लिए ये जो शक्ति जो होगी z जो हो जाएगा, तो z मेरे पास मिनिमम हो जाएगा। तो वहां पर मेरे पास अगर शक्ति देखूंगा मैं P, तो P क्या होता है सर? V स्क्वायर R इंटू Z का स्क्वायर। तो ये न्यूनतम हो जाएगा तो शक्ति मैक्सिमम हो जाएगी। ये कहां से बना दिया फॉर्मूला? अभी बना रहा था मैं, इतनी बार बनाया मैंने, VI cos फाई, तो उसकी वैल्यू मैंने बना दिया अभी ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि उसमें शक्ति अधिकतम आ जाएगी सर, या धारा अधिकतम हो जाएगी। इसमें बोल सकता हूं कि धारा जो होगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, धारा मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसी आवृत्ति जिस पर यह हो रहा है उसे हम अनुनाद आवृत्ति या ओमेगा बोलेंगे, या ओमेगा या एफ बोल सकते हैं। और ये क्या है? ये रेजोनेंस वाला है, इसलिए इसके नीचे एक नॉट लगा देंगे ना, ओमेगा नॉट या एफ नॉट बोल देंगे। क्लियर है मामला? तो उस कंडीशन में कौन सी आवृत्ति होगी ये वो पता करते हैं। तो ये एक्सी बराबर एक्सएल जो होगा मतलब एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा-c, ये होगा ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ सकती है यहां से? तो हम इसको एक काम करो यार, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और एल को नीचे लिया हो, तो ये हो जाएगा 1/LC बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, या इस पे वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा √LC बराबर होगा ओमेगा के। ये आवृत्ति निकालना तो आप आवृत्ति भी निकाल सकते हो, है ना। आवृत्ति क्या होगी? अगर ओमेगा है आपके पास तो 2 पाई इंटू एफ आवृत्ति लिख सकते हो, ये ओमेगा को 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हो, तो आवृत्ति हो जाएगा 1/2 पाई इंटू LC एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये वह आवृत्ति है किसी भी परिपथ की, ये खुद की आवृत्ति है, आंतरिक गुण टाइप हो गया इसका, कि इस कंडीशन में अगर ये वैल्यू आती है, ये वाली आवृत्ति आती है बाहर वाली, तो उस कंडीशन में हमारे पास Z जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, या शक्ति जो हो जाएगी उसकी वो अधिकतम आ जाएगी। या आप इसका धारा वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। यहां पर धारा वाला ग्राफ कैसा बनेगा इसका, है ना। इसका धारा वाला ग्राफ कैसा बनेगा कि अगर मैंने यहां पर धारा और, चलो यही बना देते इसमें ही, यहां पर भी जगह, क्योंकि इससे ही मैचिंग वाला ग्राफ है। तो अगर मैंने धारा और ओमेगा के बीच में या एफ के बीच में ग्राफ बनाना चाहा तो उल्टा ग्राफ बन जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा सर? उल्टा ग्राफ बन जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब Z ज्यादा होगा, मतलब प्रतिरोध ज्यादा है या प्रतिबाधा ज्यादा है, तो Z धारा मिनिमम होगी। जब यहां पर Z न्यूनतम हो जाएगा तो धारा मैक्सिमम हो जाएगी, धारा मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये तो सर हमें पता चल गया कि ये Z वेट क्या होता है वगैरह सारी बातें। क्या हो गया बेटा फर्स्ट वाली लाइन में? देखो यहां पर F0 होगा, तो अगर आवृत्ति को मैं बहुत कम कर दूंगा, आवृत्ति को बहुत कम कर दूंगा, तो अच्छा ये आपको ऊपर और नीचे वाले साइन में कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको ऐसा लिख लो,
एक बच्चा बोल रहा है सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो एफ अगर मेरे पास बहुत कम है तो एक्सी ज्यादा होगा, है ना, या ऐसा लिख दो एक्सी बहुत ज्यादा होगा, बहुत अधिक होगा, और एक्सेल निम्न होगा या बहुत कम होगा, लिख लो। ठीक है, ये वही वाले एरो बताए हैं कि अगर अब मेरे पास एफ बढ़ गया तो एफ बढ़ने की कंडीशन में मैं ऐसा बोल सकता हूं, एफ की वैल्यू अगर अनंत आ गई मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूं सर कि एक्सी जो हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा और एक्सेल जो होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसमें ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां पर अगर जब मेरे पास दी गई आवृत्ति, अब ध्यान समझना इस चीज को, मेरे पास दी गई आवृत्ति मतलब जो मैं बाहर आरोपित आवृत्ति जो है वह आरोपित आवृत्ति क्या बोल रहा हूं, ये जो मेरा जो परिपथ होगा, ये जो मेरे पास सर्किट बना हुआ इसकी जो आवृत्ति, इसे आरोपित आवृत्ति बोल देंगे हम, क्योंकि वो उसे दे रहा है। तो ये अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू या एफ नॉट की वैल्यू या मेरी आवृत्ति की वैल्यू ओमेगा नॉट या एफ नॉट से कम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सर अगर मेरे पास दी गई आवृत्ति ओमेगा नॉट से कम हो गई तो उस कंडीशन में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, एक्सेल या एक्सी? तो सर जब हमारे पास आवृत्ति कम होती है तो एक्सी बहुत अधिक होता है, मतलब कि परिपथ में एक्सेल की जो मान होगा वो कम होगा और एक्सी का मान ज्यादा होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक धारतीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, और जब ओमेगा नॉट की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ओमेगा नॉट से, तो उस कंडीशन में ये प्रेरकीय परिपथ की तरह काम करेगा। अगर आपको याद हो तो ये मैंने जब आपको श्रेणी परिपथ समझा था तब मैंने आपको बताया था कि देखो जरूरी नहीं है हमें हमेशा वीएल बड़ा हो वीसी से या एक्सेल बड़ा हो एक्सी से, उल्टा भी हो सकता है। तो कब क्या होगा, जब मेरे पास ओमेगा नॉट या मेरा ओमेगा की वैल्यू कम होगी ओमेगा नॉट से, तो ये होगा धारतीय परिपथ होगा, और जब मेरे पास ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ओमेगा नॉट से, तब मेरे पास ये प्रेरकीय परिपथ होगा। प्रेरकीय परिपथ होएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होना चाहिए, यहां क्या हो रहा है सर, यहां पर क्या हो रहा है। तो ये पूरी कंडीशन जो है वो रेजोनेंस की है, और ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस से जुड़ा हुआ। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? हाँ भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? F1 हो तब क्या, F1 होगा तो क्या होगा यार, ये कैसा सवाल पूछ रहा है। F1 होगा तो F की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या F की वैल्यू तो बहुत कम है, तो जब F की वैल्यू बहुत कम होगी थी XC बड़ा होगा एक्सेल से, है ना। यहां पर क्या होगा, XC बड़ा होगा एक्सेल से, और यहां एक्सेल बड़ा होगा XC से। देखो कुल मिला के मोटा माटी तौर पे तुमने इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना याद रखो कि रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है। अगर मेरे पास आवृत्ति कम होगी तो सर देख, आवृत्ति कम होगी तो वो सी परिपथ बन, मतलब डोमिनेट कौन करेगा इन दोनों में से, कौन बड़ा होगा? सर सी बड़ा होगा तो ये एक्सी बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने इसे धारतीय परिपथ बोल दिया। और जब आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, आवृत्ति कम होगी ओमेगा नॉट से, तो धारतीय परिपथ हो जाएगा, क्योंकि एक्सी बढ़ जाएगा। और जब आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी ओमेगा नॉट से, तो कौन बड़ा हो जाएगा? सर प्रेरकी। देखिए ओमेगा नॉट पे दोनों बड़े हैं, ओमेगा नॉट पे दोनों बराबर है, तो ओमेगा नॉट से कम आवृत्ति होगी तो क्या होगा सर, इस कंडीशन में एक्सी ज्यादा हो जाएगा एक्सेल से। और जब ओमेगा बड़ा हो जाएगा तो सर ये ओमेगा ज्यादा हो जाएगा ओमेगा नॉट से, उधर की तरफ पहुंच जाएगा तो एक्सेल ज्यादा हो जाएगा एक्सी से। इतनी सी तो बात है यार, इसमें क्या समझना है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं जिसे हम कहते हैं अर्ध शक्ति आवृत्ति या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्या होता है, अभी हमने जो ग्राफ पढ़ा, धारा वाला ग्राफ पढ़ा, ओमेगा भी लिख सकते हो एफ भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी के बीच में ग्राफ बनाओ, सेम ही ग्राफ बनेगा।
तो यहां पर ये कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ था, ठीक है। तो अब हमें पता है सर कि पावर जो होगा वह हम v के पदों में लिखे तो v के पदों में, i के पदों में लिखे तो i स्क्वायर r के पदों में लिखना पड़ेगा हमें। तो या वी आई कॉस फाई लिखेंगे हम पावर को। अच्छा, अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें धारा अधिकतम आएगी, तो जब धारा अधिकतम होगी तो पावर भी अधिकतम होगी, पावर भी क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम पावर आएगी। अब हमने सोचा कि एक ऐसी आवृत्ति ढूंढते हैं या एक ऐसे धारा ढूंढते हैं जिसमें पावर आधी हो जाए, आधी पावर हो जाए। तो आधी पावर के लिए हमारे पास जो धारा की वैल्यू आएगी वो आई नॉट, अगर यहां पर है तो आई नॉट बटा √2 वैल्यू आ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि P आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो अगर मैं पावर को आधा करूंगा तो धारा 1/√2 गुना हो जाना चाहिए, धारा 1/√2 गुना हो जाना चाहिए। तो यहां पर ओमेगा की जगह एफ ही लिख दीजिए। ओमेगा की जगह क्यों लिख दूं बेटा? ओमेगा भी दे सकता है सवाल में, एफ भी दे सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिखे हुए। तो देखो यहां पर आई नॉट बटा √2 क्यों लिखा, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि शक्ति आधी बोली है, आधी शक्ति। तो आधी शक्ति जो होगा उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि यहां पे धारा जो होगी वो आई नॉट बटा √2 हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन के लिए हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि अच्छा सर यहां पर जो पावर है वो आधी हो चुकी है, और यह जो होगा यह ओमेगा नॉट था। इस आवृत्ति को हम ओमेगा 1 और इस आवृत्ति को हम ओमेगा 2 बोलेंगे, और यहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम डेल्टा ओमेगा, या हम इसे डेल्टा एफ भी बोल सकते हो, और इसे हम बैंड विड्थ कहते हैं, है ना, बैंड विड्थ कहते हैं। अब ये बैंड विड्थ का क्या चक्कर है और ये सब कुछ क्या मामला है? देखो दो तरीके यहां से, या तो मैंने जो बोला वो रट लो, कहानी खत्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा कभी भी तुमसे। लेकिन अगर इसको फील करना चाहते हो ना, वैसे देखो यार मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन इसका एकदम भयंकर वाला फील नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपने कभी एक रेडियो देखा होना चाहिए, है ना। रेडियो जो पुराने जमाने का रेडियो होता था, जिसके अंदर वो एक रोटर, एक ऐसी वॉल्यूम अप डाउन करने का और एक उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने का, चैनल चेंज करने के लिए एक तरीके से गोला सा दिया हुआ होता था। तो उस पर बेस्ड एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसका यूज है यहां पर, है ना। वैसे इस कंसेप्ट के बहुत सारे यूज है, लेकिन वो एक मिलती जुलती बात है जो आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में यहां पर, सारी कहानी क्या चल रही है ना। ये कहानी जो है वो एक रेडियो स्टेशन से जुड़ी हुई होती है। तो रेडियो स्टेशन जैसे आप हमको कैसे पता चलता है कि सर कि 98.3 मेगाहर्ट्ज या 98.3 रेडियो मिर्ची पर ही बचेगा, या 95.8 रेड एफएम बजाते रहो। क्यों बजाते रहो सर? नहीं बजाना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी या विविध भारती जो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वो हमारे रेडियो को कैसे पता चल जाता है? तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, रेडियो के अंदर क्या होता है, रेडियो के अंदर एक रिसीवर लगा हुआ होता है। अब हमारे पास हमारे कमरे में आसपास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है ना, बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो बहुत सारी है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अब क्या होता है, रेडियो स्टेशन से आपने अगर पता हो तो रेडियो स्टेशन के बाहर पे क्या होता है, एक बड़ा सा टावर खड़ा हुआ रहता है। वो पूरे शहर में उसकी फ्रीक्वेंसी या वो विद्युत चुंबकीय तरंगे फैला देता है, ठीक है। अब हर एक रेडियो चैनल अपनी अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगे फैला रहा है। तो हमारे रेडियो को कैसे पता चला ये बताना है। तो क्या होता है कि हमारे रेडियो में एक रोटर लगा हुआ रहता है। तो अब जब हम उसे घुमाते अब उसके अंदर एक RLC परिपथ होता है। कौन सा परिपथ होता है? RLC परिपथ होता है, ठीक है। अब RLC परिपथ होता है और उसके आउटपुट में एक स्पीकर लगा हुआ होता है, मतलब कि उसके अंदर ही एक स्पीकर लगा हुआ होता है। अब हमारे पास हम उसमें उसका रोटर जब घुमाते हैं तो क्या होता है, देखो RLC परिपथ में प्रतिरोध और ये C फिक्स्ड होता है, लेकिन हम जब रोटर घुमाते हैं तो उसका L प्रेरकत्व बदल जाता है ना। तो हाँ बिल्कुल, आकांक्षा सिंह ने फोटो भेजी है, बिल्कुल ये वही वाला रेडियो है। तो क्या होता है, जब हम उसका रोटर घुमाते तो उसके अंदर L बदल जाता है। अब जब L बदलता है तो देखो क्या है, C तो फिक्स्ड है ना। अब जब L बदलेंगे तो L की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास यहां L और C की
एल और सी की जो परिमाणी वैल्यू बनेगी, अगर वो है ना, अगर वो आवृत्ति है ना, जो इनकी आवृत्ति होगी वो आवृत्ति समान हो जाए 98.3 मेगाहर्ट्ज के, 98.3 मेगाहर्ट्ज के, तो उस कंडीशन में हमारे रेडियो पर जो 98.3 मेगाहर्ट्ज है उसको मिल तो सारी आवृत्ति रही है ना, उसको मिल तो सारी आवृत्ति रही है। देख, हमने अनुनाद की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि प्राकृतिक आवृत्ति आरोपित वोल्टता की आवृत्ति के बराबर हो जाए, मतलब उसको मिल तो सारी वोल्टता रही, बहुत सारी वोल्टेज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है उसे, वो कैच कर रहा है रेडियो, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज कैच कर रहा है। लेकिन अगर उसकी प्राकृतिक आवृत्ति आप बदल सकते हो, अभी तो रेडियो में आप उसका सी बदलोगे तो उसकी प्राकृतिक आवृत्ति मतलब किस आवृत्ति पे वो रेजोनेंस करेगा, कैसे बदल देंगे सर हम? देख, यहां पे तेरे पास है एल, तो सी नहीं बदल सकता, एल बदल सकता, तो एल की वैल्यू अगर कम करेगा तो एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब किस आवृत्ति पर उसमें रेजोनेंस होगा, किस आवृत्ति में उसका रेजोनेंस होगा, वो वैल्यू यहां से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मान के चलो हमने चेंज करके उसको कर दिया 98.3 पर लेकर आ गए हम उसे, मतलब कि L की कुछ ऐसी वैल्यू सेट कर दी कि F की वैल्यू यहां से 98.3 आ गई, तो जब 98.3 आएगी तो उसके पास आ तो बहुत सारी आवृत्ति रही है, लेकिन रेजोनेंस किसके साथ होगा? रेजोनेंस या अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद किसके साथ होगा सर? अनुनाद जो है वो केवल 98.3, क्योंकि उसके अंदर वाली आवृत्ति भी चाहती 98.3 और उसके बाहर से भी मिल गया 98.3, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अनुनाद करेगी और आपको आउटपुट में मैक्सिमम धारा मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगा आपके स्पीकर में, और आपके स्पीकर में मैक्सिमम करंट आएगा मतलब कि आपको एकदम मधुर संगीत सुनाई देगा, आपको एक मधुर संगीत सुनाई देगा 98.3। आप जैसे ही चेंज करोगे तो फिर उसके हिसाब से बातें बनती जाती, कम होती जाती, ठीक है। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि ये अर्धशक्ति का क्या कहानी है सर, ये अर्धशक्ति आवृत्ति की क्या चक्कर है? हाँ, देख वैसे यही बोल रहा था ना मैं, मोबाइल वगैरह में जो होता है आजकल सब डिजिटल हो चुका है, उसमें ये अब LRC परिपथ की यूज नहीं होता, उसमें डायोड वायोड और सेमीकंडक्टर से काम चल जाता है। तो अब यहां पर यह आधी शक्ति का क्या चक्कर है? देखो क्या होता है, अगर आपने इस बात को फील किया हो कि हमारे पास रेडियो में जब 98.3 करते हैं और 98, ये तो मोबाइल वाले रेडियो में भी फील कर सकते हो ना, मोबाइल में जो डिजिटल होता है, रेडियो की ऐप होती है ना मोबाइल के अंदर, उसमें ये बात देख सकते हो कि सर 98.3 से 98.4 तक जाते तो भी हमें गाना सुनाई देता, लेकिन थोड़ा खरकर करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम 98.45 या 98.5 पर जाएंगे हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, हमें पूरा खरकर सुनाई देने लगेगा। मतलब देखो, अगर ऐसा कुछ है तो होना कुछ वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए ना कि 98.3 पर सर अच्छा सुनाई दे रहा है, थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा खर करो, और आगे बढ़ूंगा तो और खर करो, और आगे बढ़ूंगा तो और खर करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 98.3 पे एकदम अच्छा सुनाई देता है, लेकिन हल्का सा भी हिलाया आपने तो खर हो जाता है ना। अगर जिन्होंने वो वाला पुराना रेडियो लिया हो है ना, या जिनके पास दादा वगैरह वो पुराना रेडियो यूज करते हो और अगर आपने अनुभव किया हो, तो अगर उस रेडियो में गाना बज रहा हो, उस रेडियो को हाथ भी लगा दो ना तो वो रेडियो बुरा मान जाता था, वो खर करने लग जाता था, है ना। अगर उसका रोटर हल्का सा भी हिल गया तो गया काम से, है ना। तो जैसे वो पुराने रेडियो जो और खराब हो जाते थे, लेकिन कुछ दादा लोग नहीं, हम तो इसी से गाने सुनेंगे, इसी से गाने सुनेंगे, है ना। तो अब वो दादा दुद्दू लेकर बैठे रहते वो रेडियो की, नहीं हम तो इसी से सुनेंगे। उन घर वाले बोल रहे तुमको नया लाते थे, नहीं इसी से सुनेंगे, तुम्हारी दादी और मैं मिलकर इसी से गाने सुनते थे, अब हम भी इसी से सुनेंगे, तुम्हारी दादी तो चली गई, रेडियो बेच गया। तो वो रेडियो भयंकर ही पुराना हो जाता है। अगर उस रेडियो को तुम वो सेट करके रखते हैं, अगर थोड़ा भी हिला दिया तो मामला खत्म हो जाता, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या होता था कि देखो उसकी क्या कहानी है कि एक ऐसी आवृत्ति है जो 98.3 है जिसपे मैक्सिमम धारा आउटपुट या मैक्सिमम हमें सुनाई दे रहा है। हाँ, मैच भी सुनते थे, है ना। लेकिन अगर आप हल्का भी आगे जाओगे, हल्का भी नीचे आओगे, तो इसमें क्या होगा, मतलब 98.3 से कम करो या बढ़ाओ, तो उसमें अचानक से या बहुत तेजी के रूप में
उसमें धारा कम होती जाती है, धारा कम होती जाती है। और एक ऐसी आवृत्ति ओमेगा 1 जिसे हम बोलते हैं, जो हाफ पावर के बाद में आती है या हाफ पावर पे आएगी, आधी शक्ति पर, कि इससे बाहर गए तो तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। तो ये क्या होता है, ये डेल्टा ओमेगा या एक बैंड विड्थ कहलाता है ना, या ओमेगा 1 से ओमेगा 2, 98.3 से थोड़ा सा कम, 98.3 से थोड़ा सा ज्यादा। ये एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू होती है डेल्टा ओमेगा की, जिसके अंदर ही आपको रेडियो सुनाई देगा, उसके बाहर रेडियो कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यह इसे हम बोलते हैं बैंड विड्थ की। अगर हमारे पास 98.3, तो 98.3 रेडियो हमें कितना आगे और कितना पीछे तक सुनाई दे सकता है ना। और ये मतलब अब यार, ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि ये भगवान का एक आशीर्वाद सा था, या एकदम प्रकृति का एक नियम था, जो शायद इंसानों को अभी भी ढंग से समझ ना आया हो, कि ऐसा 98.3 से, देखो वास्तविकता में क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से 98.3 से दूर 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 जाए तो उसमें एक रूप से कम होनी चाहिए आवाज, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा ही दूर जाओगे तो एकदम से आवाज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो वैल्यू जिसके बीच में ये हो रहा है, उसे हम डेल्टा ओमेगा या बैंड विड्थ कहते हैं, है ना। और ये बैंड विड्थ जो होती है, इसमें बैंड विड्थ जो होती है उसे डेल्टा एफ बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। डेल्टा ओमेगा जो होता है वो R/L होता है, R/L होता है डेल्टा ओमेगा। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू R/L, मतलब कि आपके पास R होगा प्रतिरोध परिपथ का, L होगा, तो उससे आप R/L की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आपको पूछा कि यार ये वाली बताओ, ये वाली आवृत्ति कितनी होगी, ये नीट में आया हुआ सवाल है कि आपसे पूछा ये वाली आवृत्ति कितनी, ये वाली आवृत्ति कितनी, तो कैसे निकालोगे, R/L से आपके पास डेल्टा ओमेगा निकल जाएगा। आपके पास ओमेगा नॉट ऑलरेडी है, तो अगर आपको पता करना है ओमेगा 1 कितना होगा, ओमेगा 1 कितना होगा, तो देखो आपके पास है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो होगा वो डेल्टा ओमेगा आ गया आपके पास। और आपके पास ओमेगा नॉट अभी मैंने निकालना सिखाया, इन दोनों को माइनस कर कर, या आप ऐसा कर सकते हो, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जो ओमेगा 1 होगा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा का आधा, और ओमेगा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा का आधा। क्या किया मैंने, ये दूरी है डेल्टा ओमेगा, तो ये क्या होगा डेल्टा ओमेगा का आधा। तो ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा नॉट में से डेल्टा ओमेगा का आधा माइनस कर लो। ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा ओमेगा बटे में 2, है ना। ओमेगा नॉट, ये ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2, इसमें जोड़ लो। ठीक है, हाँ, टीवी के सिग्नल में भी ऐसा ही होता है। तो यहां पर आप ऐसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी छोटी छोटी सी बातें होती है कि क्या होता है यार, कि अगर हमने यहां पर धारा की वैल्यू बढ़ाई सॉरी, अगर हमने यहां पर ये हमें ऐसा प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है कि यार हम एक ऐसा रेडियो चैनल बनाना चाहते हैं। देखो क्या होगा एक्चुअल में, कि अगर आपका 98.3 जो है 98.3 है, उसकी अगर बैंडविड्थ कंपनी वालों ने सोचा कि यार एक काम करते हैं ना, कुछ लोगों क्या 98.3 ढंग से नहीं चलता, तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ा देते बैंडविड्थ बढ़ा देते। बैंडविड्थ बढ़ाएंगे मतलब क्या होगा, 98.3, 98.4, 98.5 तक रेडियो सुनता रहेगा ठीक ठाक तरीके से। लेकिन अगर ऐसा करने जाते हैं, है ना, ऐसा करने जाते हैं, क्योंकि देखो ये तो आज के समय में डिजिटल हुआ ना, पहले के जमाने में क्या होता, पहले के जमाने में तो उसमें घुमाना पड़ता था, तो एग्जैक्ट 98.3 पे टिकाना मुश्किल रहता था। तो कंपनी ने या रेडियो वालों ने सोचा कि यार हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे 90, जरूरी 98.3 पे सुनाई दे, 98.4 पे भी सुनाई दे, 98.5 पे भी सुनाई दे। लेकिन जब ऐसा करने गए तो जो आवाज सुनाई दे रही थी उसकी क्लियरिटी बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसको मैं आपको एक दो ग्राफ से समझाता हूं। क्या होता है कि जब हमारे पास हम बैंडविड्थ बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का जो अधिकतम मान है वो कम हो जाता है। बैंडविड्थ घटाओगे तो धारा का अधिकतम मान बढ़ने लगेगा, बैंडविड्थ घटाओगे तो धारा का अधिकतम मान बढ़ने लगेगा। देखो ये 3 ग्राफ से समझते हैं हम इस चीज को, ठीक है। और आगे सब बनेगा, क्या बनाया गया है इसमें इसको यार इधर से हटा देता हूं ताकि आप बनाने में आपको आसानी हो ना। कॉपी में तुम सब गचड़ा पचड़ा कर दोगे ना। 3 ऐसे ग्राफ बना लो यार, बस इतने ग्राफ बना लो, ठीक है। इनका चिपके हुए नहीं बनाओगे तो, चिपके हुए बनाओगे नहीं तो भी चलेगा ना, कि बस ये ऐसे ग्राफ है। ये पहला ग्राफ इधर से आ रहा है, फिर इसके ऊपर एक और ग्राफ है, इसके ऊपर एक और ग्राफ है। अब अगर मैं इन तीनों में तुम्हें पूछो हाफ पावर कहां होगी, आधी शक्ति सर, तो ये देखो यहां पर इसके लिए बैंडविड्थ ज्यादा होगी।
सॉरी, ये फैला हुआ ज्यादा है, मतलब इसकी बैंडविड्थ जो होगी वो ज्यादा होगी। अब इसके अगले वाले में बैंडविड्थ कम हुई है सर, इसके अगले वाले में बैंडविड्थ और कम हो गई है। तो बैंडविड्थ जितनी कम होती जाएगी, बैंडविड्थ जितनी कम होती जाएगी, उसमें आईमैक्स बढ़ता जाएगा, ये अधिकतम मान बढ़ता जाएगा, अधिकतम मान धारा का बढ़ता जाएगा। तो अधिकतम मान धारा का जितना ज्यादा होगा उतनी क्लैरिटी से रेडियो सुनाई देगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी आप बना सकते हो। बाकी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट बातें हमारे बस ये वाले फॉर्मूले हैं। और इसमें एक लास्ट बात होती है जिसे हम बोलते हैं विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास है ना, यहां पर हमारे पास एक आरएलसी परिपथ था, इसमें अनुनाद वगैरह हो रहा था, लेकिन अगर हमें यह पता करना है कि हमारे पास जो परिपथ है, जो हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ है, तो इसमें संग्रहित ऊर्जा और ऊर्जा हानि का अनुपात कितना है। मतलब कि जब परिपथ में जब हमारे पास प्रतिरोध होगा तो उसमें से ऊर्जा में हानि हो रही है, संधारित्र और प्रेरक मिलके ऊर्जा को संचित कर रहे, तो इनमें संचित ऊर्जा ज्यादा हो रही है या फिर हमारे पास जो ऊर्जा में हानि हो रही है वो ज्यादा हो रही है। तो वो पता चलता है क्वालिटी फैक्टर से, है ना। अब क्या होता है कि अगर मान के चलो, अगर मेरे पास क्वालिटी फैक्टर अच्छा है मतलब क्या हो गया कि ऊर्जा प्रति चक्कर जो है वो संग्रहित ज्यादा कर रहा है और ऊर्जा में हानि कम हो रही है। तो ऊर्जा में हानि कम हो रही है मतलब कि वहां पर जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जानी चाहिए वो कम हानि हो रही है। मतलब ऊर्जा अगर संचित ज्यादा हो रही है मतलब इसका यह है कि अनुनाद और अच्छा होगा, या मेरे पास रेडियो की आवाज जो होगी वो उतनी बढ़िया तरीके से एकदम क्लैरिटी से सुनाई देगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह एक्चुअली हमें बताता है, क्यू का वैल्यू बताता है, ये होता है अधिकतम संग्रहित ऊर्जा प्रति चक्कर बटे में अधिकतम ऊर्जा क्षय प्रति चक्कर। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या आप इसे लिख सकते हो कि ओमेगा नॉट बटे में डेल्टा ओमेगा, या आप इसे एफ के पदों में लिख सकते हो, एफ नॉट बटे में डेल्टा एफ, है ना। मतलब कि अनुनाद आवृत्ति बटे में डेल्टा एल कितना है, या एफ नॉट बटे में डेल्टा एफ भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है ना। तो यहां पे क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर होगा, देखो संग्रहित ऊर्जा कौन करता है, एक्सेल करता है ना। देखो अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, संग्रहित ऊर्जा एक्सेल करेगा या एक्सी कर सकता है, तो इसे हम करेंगे एक्सेल बटे में आर या एक्सी बटे में आर लिख सकते हैं। अब एक्सेल को देखो, उसके फॉर्मूला क्या क्या बन सकते हैं सारे बना देता हूं। तो या एक चीज ध्यान रखोगे ना तो सारे फॉर्मूले अपने आप ध्यान रह जाएंगे। एक्सेल बटे में आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल बटे में आर, या से लिख सकता हूं मैं 2 पाई एफ इंटू एल बटे में आर, या से मैं लिख सकता हूं ओमेगा 1 बटा ओमेगा सी बटे में आर, ये क्या एक्सी हो गया, या 1 बटे में 2 पाई एफ सी बटे में आर हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे एफ क्या है, एफ हमारा ये जो ओमेगा जो होगा वो अनुनाद वाला ही होगा, कि किसके लिए अनुनाद हो रहा है, किस क्वालिटी के लिए अनुनाद हो रहा है। तो यहां पर हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हमें ओमेगा रखना है तो ये यहां पर ओमेगा की वैल्यू रखोगे 1 बाय अंडर रूट एल बाय सी, उसकी वैल्यू रखो, पूरा सॉल्व करो। इससे बेहतर है आप बस इतना आंसर याद रख लो यार इसका। ठीक है, ये होगा 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। इस पे डायरेक्ट ऐसे इतना भयंकर वाला कभी कोई सवाल नहीं आया, बाकी छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आए जो इन्हीं फॉर्मूले से हल हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, क्योंकि यह क्या है, ये हमें ये बता रहा है कि कितनी ऊर्जा संग्रहित है और कितनी ऊर्जा क्षय हो रही है प्रति चक्कर। तो अनुनाद पे कैसे कैसे सवाल आए हुए, एकदम आसान से कुछ सवाल आए हुए, वो एक बार हम कर लेते तो जिससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी चीज होती है, बहुत अजीब अजीब सी बातें होती है अनुनाद के अंदर। तो पहला सवाल जो है वह आपके सामने एक बार हल करो और जवाब बताने की कोशिश करो। हाँ भाई, सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। हमें बोला है कि हमारे पास एल का मान है, सी का मान है, तो इस परिपथ में धारा के अधिकतम मान के लिए कोणीय आवृत्ति कितनी होगी। क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ ओमेगा की। नेक्स्ट चैप्टर अब कल स्टार्ट होगा।
हाँ भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा। तो ओमेगा निकालना है हमें, तो सर ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। तो हो जाएगा 1/√L। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 0.5 इंटू 8 माइक्रोफेरेड। ओए होए होए, 10⁻⁻6। अच्छा सर, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आएगा, या 0.5 करोगे तो 4 हो जाएगा। 10⁻⁻6 पलटिका के ऊपर जाएगा, 10⁻3 बचेगा रूट के बाहर, बटे में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, या मैं से 500 लिख सकता हूं, 500 रेडियन। 1000 बटे में 2 आएगा, इसे हम 500 रेडियन बोल सकते हैं। 500 रेडियन प्रति सेकंड, 500 रेडियन प्रति सेकंड। 250 आ रहा है, 500 आ रहा है? 500 आएगा। देखो एक बार चेक कर लो, कुछ बच्चे 250 बोल रहे हैं, चेक कर लो एक बार, 250 आएगा 500 आएगा? चलिए अगला सवाल करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है एक एलआरसी परिपथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, एल का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, विशेषता गुणांक बताना है। विशेषता गुणांक क्यू, तो जब हमारे पास एल आर सी तीनों है तो होगा 1/r √L/c। ये कहां से लाया मैं फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला जो यहां पे लिखा हुआ था हमने। तो यहां पर क्या होगा, इसमें आर दिया हुआ है सर, आर की वैल्यू कितनी है? 1 √। एल कितना है? एल है सर मेरे पास 1, बहुत बढ़िया। बस इसी को तो हल करना है। 6.25 इंटू 10⁻⁻6। तो सर ये 6.25 -6 ऊपर जाएगा तो +3 बचाएगा, और 6.25 2.5 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल 2.5 होगा। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? सॉल्व करो, जवाब बताओ। तो सर यहां पर 3 जीरो तो ऑलरेडी दिए, 1 जीरो और आ जाएगा, नीचे 25 आएगा, इसे काट दो, यहां पे 4 आ जाएगा, 400 क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा इसका। बस यही आसान से जवाब होंगे, इसे ही सवाल आएंगे इसमें ना। नीट में जो आए हुए वो भी देख लेते, पहले 1-2 और बचे हुए हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक एलआरसी परिपथ है, अच्छा, इसकी अनुनाद आवृत्ति 500 किलोहर्ट्ज है। अच्छा, यदि L को दुगना कर दिया जाए और C को 1/8 तक घटा दिया जाए तो अनुनाद आवृत्ति कितने किलोहर्ट्ज हो जाएगी? सॉल्व करो, जवाब बताओ जल्दी से। L और C को परिवर्तित कर दिया तो अब नई अनुनाद आवृत्ति कितनी हो जाएगी? बिना पेन उठाए भी कर सकते हो ऐसे तो। क्या आएगा आंसर? कैसे करेंगे सर? ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा या एफ भी लिखो, बात बराबर ही है, 1/2 पाई, उसमें 2 पाई नहीं आएगा, इसमें 2 पाई आएगा, √L/c, LC सर। तो अगर हमने C को दुगना कर दिया तो ये सर हो गया 2C, और सॉरी L को दुगना कर दिया और C को 1/8 कर दिया तो सर ये हो गया 1/4। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया सर, और 1/4 का वर्गमूल मतलब 1/2 हो चुका है। तो अब ये बताओ आंसर जो होगा वो 500 होगा, 500 का 250 करेंगे या 1000 करेंगे? 1000 आएगा या 250 आंसर आएगा? सर F' लिख लेते सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है। तो 2 पाई √12 इंटू C/8, तो होगा 1/4, 4 पर लिखा ऊपर जाएगा 2 बचेगा, तो 2 बटे में 2 पाई √LC, ये हमारा पुराना वाला है। तो F' जो हो जाएगा वो सर रहेगा 2 इंटू ये पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू हमारा पुराना वाला F है, ये हो जाएगा 2 इंटू F कितना है हमारे पास? 500, ये आ जाएगा 1000 किलोहर्ट्ज, 1000 किलोहर्ट्ज। और कुछ सवाल कर लेते हैं हमारे पास। नीट 2022 में पूछा गया सवाल, देखो भैया, नीट 2022 में पूछा गया सवाल पढ़ते हैं, जवाब बताने की कोशिश करते हैं। हमें बोला गया 10 हेनरी प्रेरक तो 10 माइक्रोफैराड धारिता और 500
सॉरी 50 ओम प्रतिरोध वाला एक श्रेणीबद्ध एलआरसी परिपथ है जिसमें V का मान दिया गया है आपको। अब आपको बताना है यहाँ पे एलआरसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति V0 और एसी स्रोत की आवृत्ति V क्या है, बताओ भाई। देखो इसमें इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है, आप बस आराम से कीजिए। आप पहले इसके अनुनाद आवृत्ति निकालिए और इसकी आवृत्ति निकालो, कहानी खत्म, पैसा जमा। तो हमें जो दी गई आवृत्ति है V वो कितना होगी सर, ये आवृत्ति जो होगी वो हमें पता है सर, ये तो 100 दिया हुआ है, तो ओमेगा जो है वो हमें 100 दिया हुआ है। तो अगर ओमेगा 100 दिया हुआ है तो आवृत्ति जो हो जाएगी या V, अब इसने बोला V लिखना पड़ेगा, तो जगह ओमेगा दिया हुआ है सर, तो हमें पता है सर इसे चाहे तो हम 2 पाई f लिख सकते हैं। तो 2 पाई f बराबर होगा 100 के, या f की वैल्यू जो हो जाएगी वो 50 बटे में पाई हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे f0, इसने v0 बोला, हम f0 करके सॉल्व करते थे यार, आदत पड़ी हुई हमारी f0 की। तो ये हो जाएगा सर 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्या होगा सॉल्व करके बताओ। तो देखो 1/2 पाई L, L की वैल्यू कितनी है सर, L की वैल्यू है 10। ओके, ये 10 की घात 10 इंटू 10 की घात -6, क्या आएगा आंसर। तो सर 6 ऊपर जाएगा तो 3 बचेगा, या इसमें से 2 में से एक 10 बाहर आएगा सर, तो हो जाएगा ऊपर बचेंगे 3, नीचे बचेगा 2 पाई और एक और 10, तो ये एक और कट जाएगा, 50 आ जाएगा, ये भी 50 बटे में पाई। सेम ही आ गया, सेम ही आ गया, मतलब दोनों ही बराबर होंगे सर और 50 बटे में पाई हर्ट्ज होंगे। मतलब एक्चुअल में ये अनुनाद की ही कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, हमें किसकी कंडीशन दी गई है, अनुनाद की कंडीशन ही दी गई है। सी आ रहा है 50 बटे में पाई हर्ट्ज। क्लियर है मामला। यही सवाल आया था 2022 में, देख लो 2021 में थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछा था, है ना, थोड़ा नहीं बहुत टेढ़ा सवाल था ये थोड़ा अच्छे सवालों में से एक सवाल है। सवाल में बोला है हमारे पास एलआरसी परिपथ है, इसमें 0.5 हेनरी का एक प्रेरक और 80 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र लगा गया है और 40 ओम का प्रतिरोधक लिखा हुआ है और 230 वोल्ट के परिवर्तीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है इन्हें। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानांतरण करने वाली स्रोत की कोणीय आवृत्तियां क्या होगी। पहले तो ये समझो उसने बोला क्या है सवाल में। एवरीथिंग ओके बट व्हाट क्वेश्चन से आई डोंट अंडरस्टैंड। पहले तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो। हाँ सर देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, सबसे पहली बात तो हमें निकालना है इसमें ये निकालना है सर। यहां आपने जो बताया ना हमें ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आधी शक्ति जिस आवृत्ति पे होगी वो निकालना है, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालना है। देखो अब हमारे पास डेल्टा ओमेगा जो है, सबसे पहली बात हमें जो पता वो लिख देते एक बार। डेल्टा ओमेगा जो होता है वो R/L होता है, मतलब इनमें अंतर जो होगा वो, या डेल्टा एफ भी बोल सकते हैं, R/L होगा। तो R कितना है सर, R मेरे को दिया हुआ है 40 ओम, L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 0.5 हेनरी। क्या मैंने सही किया, बिल्कुल सही बात सर। तो यहां हो गया सर ये 80 हो गया, 80 हर्ट्ज, है ना। अच्छा इसमें ओमेगा ही पूछा तो ओमेगा ही लिख दो, 80 रेडियन पर सेकंड। मतलब एक बात तो पक्की है यार, है ना, आप सॉल्व करो कुछ भी करो, आंसर वो होगा जिनमें डिफरेंस जो है ना वो 80 का होना चाहिए, 80 का डिफरेंस। किसी को माइनस करने पर एक बार चेक कर लो पहले, R की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ओके। हाँ तो यहां पर क्या आएगा, एक बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, L की वैल्यू दी हुई है, हाँ सही तो दिखा है मुझे, R/L 0.5। हाँ ठीक है, ये मेरे को क्यों लग रहा है कि देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि यहां पर जहां तक मुझे आता है 8 आंसर आता है, 8 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए था। 80 तो वैसे भी किसी में भी अंतर नहीं आ रहा है ना, 80 डिफरेंस तो किसी में भी नहीं आ रहा है ना इसमें एक्चुअल में। बेटा यहाँ पर है ना, देखो फॉर्मूला तो मैं यही वाला लगा रहा हूं जो भी हमने लिखा हुआ था, ये R/L से डेल्टा ओमेगा वैल्यू निकाल रहा हूं मैं,
लेकिन एक्चुअल में यहां पर ये जो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये 4 ओम होगा या ये 5 हेनरी होगा ना, क्योंकि वो 0.5 से मामला जम नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ ऑब्वियस बात है आंसर तो लेकर आना ही है हमें, लेकिन जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन जो आया था ओरिजिनल उसमें 8 ओम 8 रेडियन पर सेकंड आ रहा था। तो ये आर की वैल्यू अगर हम 4 मानते हैं और इस 0.5 लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकंड। मतलब हमारे लिए डेल्टा ओमेगा जो होगा वो 8 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए। अच्छा 5 हेनरी दिया हुआ है, कुछ बच्चे बोल रहे सर 5 हेनरी दिया था, हमें याद है हमने पेपर दिया था, ठीक है। तो यहां पर 5 हेनरी कर देते इनकी मानते हुए, तो अगर हम 5 हेनरी कर देते तो जगह सर 40 बटे में 5 मतलब 8 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर 8 रेडियन पर सेकंड होगा, अच्छा 4 ओम होगा, अब लो 2 बच्चे कमेंट कर रहे हैं 4 ओम होगा, कोई बात नहीं जैसे आपकी मर्जी हो। तो आंसर होगा जिसमें अंतर जो होगा वो 8 होना चाहिए। तो सर 8 का अंतर जो होगा वो ये इसी में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ये तो हमने ट्रिक लगाकर एसपी स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका वास्तविक सॉल्यूशन क्या होगा? वास्तविक सॉल्यूशन होगा, अब आपको ओमेगा भी निकालना चाहिए, ओमेगा नॉट भी निकालना चाहिए, ये होगा अंडर रूट LC। अच्छा हाँ, अब यहां से कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर हमको 40 मानना है और वहां पर 0.5 मानना है। तो अगर हमने 5 माना तो वर्गमूल 5 इंटू 80 तो हो जाएगा 1 बटे में, है ना। हमें अच्छा माइक्रो में दिया तो 10⁻³ ऊपर भी चले जाएगा ना, 10⁻³ तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रो में दिया हुआ है तो 10⁻³ ऊपर चले जाएगा। ये मैं वास्तविक सॉल्यूशन कर रहा हूं, हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है। बाकी फिर यहां से ओमेगा नॉट निकालेंगे, उसमें से फिर इसको आधा करेंगे, उसमें से 4 कम 4 ज्यादा आंसर होना चाहिए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है। इससे निकाल कर देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से सर सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे को नहीं लगता वहां पे 0.5 होना चाहिए ना, क्योंकि ये 1/8 40 हो जाएगा, तो 40 और 1 0 कट जाएगा। हाँ हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे पता किया मैंने, क्योंकि इसको एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 8 करोगे तो 400 हो जाएगा, तो 400 इंटू 10⁻³ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 0 कट जाएंगे, तो एक ही 0 बचेगा यहां से। तो ये वर्गमूल तो ढंग से बना नहीं, मतलब यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू निकली नहीं, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर ठीक ठाक नहीं निकलेगी तो हमारा आंसर गड़बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन में मैं इसे 0.5 रहता हूं, इसे मैं 4 ले लेता हूं, तो यहां पर अगर मैंने L की वैल्यू 0.5 रखी होती, L की वैल्यू 0.5 रखी थी, 0.5 इंटू सी दिया हुआ मुझे 80 माइक्रोफैराड, 80 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 80 करोगे तो आधा कर रहे हो, तो सर 40 आ जाएगा। तो 40 इंटू 10⁻³ तो यहां से 1 0 और कट जाएगा इसका, तो 10⁻², 10⁻² का वर्गमूल होगा, तो 10 बचेगा जो पलटी खाकर ऊपर चले जाएगा। तो यहां पर है ना, यहां से ये सॉल्व करोगे इसको, तो इसको इससे यहां पे आपके पास है ना, ये 1 0 और इसमें से कम कर दो, तो 10⁻³ होगा, और उसके बाद में कितना आ रहा है, ये तो 2 आ जाएगा, और यहां से सर 10⁻² आएगा, तो ये 100 बटे में 2 या 50 आना चाहिए यार इसको सॉल्व करने पे। एक बार देखो कुछ आ रहा है कैसा, 50 आ रहा है क्या इसको सॉल्व करने के? हाँ, इसको 10⁻6 करना पड़ेगा यार। ओ हो लीव इट, छोड़ दो अभी, इतनी मेहनत ना करो, इतनी मेहनत ना करो, तुम तो यही एसपी स्टार लगा लो जो दिया हुआ है मैंने, फिर से बदलना पड़ जाएगा वरना मामला। ठीक है, इतना कर लो। हाँ, माइक्रो में तो 10⁻6 होना चाहिए, मैंने 10⁻³ लिख दिया गलती से। हाँ, ये सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा आपका। तो L की वैल्यू दी हुई 5 इंटू 10⁻6,
3 ऊपर पहुंच जाएगा और इसमें वर्गमूल में हो जाएगा 400, तो हो जाएगा 20, हाँ 50 रेडियन पर सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, देखो हाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन बता देता हूं मैं। वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वहां पे एक एलसीआर परिपथ दिया हुआ था। एलसीआर परिपथ में बोला कि यहाँ पे 5 हेनरी है ना, ये मॉड्यूल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, एक बार करेक्ट कर लेना है ना, एक बार करेक्ट कर लेना। क्या कि यहां पर एलसीआर परिपथ है, इसमें 5 हेनरी का एक प्रेरक दिया हुआ है और 80 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र दिया हुआ है, और 40 ओम हमारे पास 40 ओम का एक प्रतिरोधक दिया गया और 230 वोल्ट पे लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि वह वैल्यू बतानी है ओमेगा की, वह वैल्यू बतानी है जिसके लिए ओमेगा की वैल्यू वह बतानी है जिसके लिए शक्ति जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यहां पर, तो उसके लिए हमारे पास पहले एसपी स्टार तो यहीं पर ही खत्म हो गया कि डेल्टा ओमेगा निकाल लिया, आर बटा एल करा, आर बटा एल करा 8 आ गया। मतलब कि हमें पता है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में 8 का अंतर आना चाहिए, तो ये 8 का अंतर केवल 1 में आ रहा है। लेकिन अगर हमको लगा कि नहीं सर हमको पूरा ही करना है, पूरा ही करना है, तो हमें पहले ओमेगा नॉट भी निकालना पड़ेगा, बीच वाली वैल्यू है ना, तभी उससे 4 कम 4 ज्यादा, क्योंकि टोटल दूरी 8 है, तो 4 कम उससे और 4 ज्यादा। तो यहां पर हमने इससे सॉल्व किया तो ये होगा 1 बटा अंडर रूट एल सी। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है अंडर रूट एल सी। तो एल क्या होता है, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 80 गुणा 10 के साथ -6। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो 10 के साथ -6 जो होगा पलटिका को चलेगा, 10 के साथ 3 बचेगा वर्गमूल के बाहर जाकर। 5 इंटू 80 करोगे तो 5 इंटू 8 करते हो 40 आता है, 40 के आगे एक और जीरो हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 50 रेडियन पर सेकंड। तो 50 रेडियन पर सेकंड मेरे पास ओमेगा नॉट आ गया, 50 रेडियन पर सेकंड मेरे पास ओमेगा नॉट आ गया, और ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे पास 50 रेडियन पर सेकंड आ गई है। तो मेरे पास ओमेगा 1 जो होगा वो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा का आधा, मतलब ये हो जाएगा 50 माइनस इसका आधा, तो ये हो जाएगा 46 रेडियन पर सेकंड। और इसी प्रकार से ओमेगा 2 भी आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 54 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलो नीट 2023 में भी ऐसे ही सवाल आया था, कर लिया सभी ने, आगे बढ़े, क्या ये कहानी क्लियर है? चलो अगला सवाल अब आप करके बताओ। ये सवाल आपको करना होगा, जल्दी से करो, क्या आएगा? आ गया आंसर? ये मैं नहीं सॉल्व करके दूंगा, कर लिया? अरे बोल राजा बोल, क्या आएगा आंसर? हमें तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है सर, अंडर रूट एल बटा एल सी, तो जगह 1 बटा अंडर रूट एल, एल कितना होगा 10 मिली हेनरी, सी कितना है? ये किसने लिख दिया भाई साहब? ये होगा
1 गुणा 10 की घात -6। तो अगर आप देखोगे तो -6 -3 -9 हो गया और 1 0 कम कर लो तो -8 ऊपर जाके 8 बट जाएगा। तो ये रेडियन पर सेकंड में आ गया। मतलब सर इतना पक्का है 10 की घात 4 ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब हमारा आंसर जो है वो किलोहर्ट्ज में आएगा। किस में आएगा? किलोहर्ट्ज में आएगा। तो किलोहर्ट्ज में कितना आएगा देखो, तो किलोहर्ट्ज मतलब क्या होता है सर अगर हमें एफ निकालना है तो क्या सर ओमेगा बटे में 2 पाए, किलो रखना है तो इसमें से 10 का 3 को अलग कर दो, बटे में 2 पाए कर लो, ठीक है। तो ये किलो में चले गया, तो ये हो गया 5 बटे में पाए किलोहर्ट्ज। अब 5 बटे में 3 करोगे तो सर वो 1 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ अब देखो 4 ऑप्शन देखो ना, ये रेडियन पर सेकंड में, ये किलोहर्ट्ज में, तो हो सकता था ये भी बैठ जाए ऑप्शन में, ठीक है। हाँ उसने आवृत्ति बोला, लेकिन आवृत्ति वो चाहता है कि कोणीय आवृत्ति भी ऑप्शन में दे दूं मैं। चलिए आगे बढ़ते, अच्छा आगे नहीं बढ़ते, पीछे जाते हैं। एक और सवाल हमारा रहा था, अच्छा ये वाला हो गया ना अभी हमारा सवाल, चलो ठीक है हो गए सारे सवाल, ओके 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 ठीक है फाइन। हाँ भाई अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन बचे हुए थे। ट्रांसफॉर्मर रिवाइज तो नहीं करवाना है। ट्रांसफॉर्मर में क्या बात पड़ी थी सर हमने, E1 बटा E2 या E प्राइमरी बटे में E सेकेंडरी बराबर होता है NP बटे में NS और बराबर होगा IS बटे में IP। ये कब बराबर होंगे? जब दक्षता 100% होगी। हाँ टाटा बेटा, टाटा जिसने नहीं पढ़ाई लिखी करी, जिसने नहीं पढ़ा वो टाटा कर लो, बाकी सब ये आंसर्स कंफर्म कर लेते हम लोग। क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था? क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था? आनंद हाँ बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ये कर लिया था हमने। चलिए ये वाला सवाल मुझे लगता है हमें करना था, एक पापा सवाल मैंने आपको उस दिन होमवर्क में दिया था 4-5 दिन पहले। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला होता है कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्रथम कुंडली में 100 फेरे हैं। फिर बोला है परिणामन अनुपात, मतलब कन्वर्जन का अनुपात जो है ना, कन्वर्जन की कितने से कन्वर्ट करेगा, तो 100 है, मतलब ये 100 गुणा कर देगा। 10 की घात 8 का वर्गमूल 10 की घात 4 कैसे हो सकता है? बेटा 10 की घात 8 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल करना है मुझे, है ना। तो क्या होता है वर्गमूल, मतलब इसमें पावर में 1/2, तो ये कटेगा तो 10 की घात 4 बचेगा। एक ही दे दो बस। अच्छा एक बच्चा कमेंट कर रहा है क्योंकि 10 की घात 8 का वर्गमूल 10 की घात 3 नहीं हो सकता, सिर्फ 10 की घात 4 होगा। देखो अब ये 100 फेरे है, अच्छा मतलब कि ये 100 गुणा कर देगा, 100 का 100 गुणा कर देगा, कुल मिला के कहानी ये है ना। अब यहां पे बोला कि अगर मेरे पास निवेशी वोल्टता 220 है और 1100 वॉट शक्ति है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगा? इसका 100 का 100 गुणा, तो मैं N2 या N सेकेंडरी भी लिख सकते हो आप, 100 इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा सर फिर बोला प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, तो प्राथमिक कुंडली में हमें वोल्टता दी हुई है, शक्ति दी हुई है, तो यहां से धारा आ जाएगी 1100 बटे में 220, कितना आएगा? 5 एम्पियर धारा आ जाएगी। तीसरा द्वितीयक कुंडली में वोल्टता, द्वितीयक कुंडली में वोल्टता, द्वितीयक कुंडली में वोल्टता कितनी होगी? तो द्वितीयक कुंडली की वोल्टता कैसे ज्ञात करेंगे सर? हमें पता है प्राथमिक कुंडली की वोल्टता 220 है,
तो अब इसका 100 गुणा कर देगा ये, है ना, क्योंकि 100 गुणा बढ़ा दिया तो दूसरी गुण, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, मैं तो सीधे आंसर लिखना चाहूंगा। ये 220 के आगे 2 जीरो और लगा लो, वोल्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौथे वाले में पूछा गया है द्वितीयक कुंडली में धारा। तो द्वितीयक कुंडली में धारा ये P बराबर VI होगी। अब उसमें शक्ति में कोई हानि तो बोली नहीं है, तो शक्ति जितनी पहले वाले की उतनी दूसरे वाले की भी होगी। तो 1100 बराबर 2 जीरो ज्यादा धारा। तो धारा यही है कि 2 जीरो मतलब 2 जीरो ज्यादा हो गए, तो वो 2 पॉइंट खसका लो, तो 0.05 एम्पियर आंसर आना चाहिए। द्वितीयक कुंडली में शक्ति, द्वितीयक कुंडली में शक्ति समान ही होगी क्योंकि उसमें शक्ति में हानि हुई नहीं है, तो 1100 वॉट होगी। किसी भी पार्ट में किसी को कोई भी डाउट पूछ लो, सभी कर लिए, सभी सही थे। अच्छा हाँ, अगला सवाल नीट 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला था कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अच्छा इसने खुद ने बोला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा जाता है और बोला कि 11 वोल्ट और 11 वोल्ट मतलब ये 222 को 11 पे कन्वर्ट कर लेता और 44 वॉट लैंप पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्राथमिक परिपथ में धारा, ये हमको लगता है ये हमने करा हुआ है ना। तो हमें धारा ज्ञात करनी, तो P बराबर VI होता है, ये तो एकदम आसान सी बात है। और हमें शक्ति जो होगी, तो शक्ति हानि नहीं हुई है तो 44 वॉट वहां भी होगी, 44 वॉट यहां भी होगी, और ये 220 दिया हुआ, यहां से धारा की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला हो गया था। हाँ भाई, ये वाला सवाल भी हो गया था कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग 220 वोल्ट से 11 वोल्ट घटाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक 5 एम्पियर धारा तथा द्वितीयक में 90 एम्पियर धारा भेजती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, ये कर लिया था क्या हमने दक्षता। ये P आउटपुट बटे में P इनपुट इंटू 100 कर लो। आपको VI दिया हुआ है दोनों का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउटपुट में कितना है, हो गया था ये, चलो बहुत बढ़िया, फिर से कर देता हूं भली। आउटपुट में 90 है और 11 वोल्ट है, इनपुट में 5 एम्पियर है और 220 वोल्ट है इंटू 100। इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। 2014 में इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था। सवाल में बोला कि अब दक्षता 90% दे दी उसने, बहुत बढ़िया। फिर बोला है 200 वोल्ट और 3 किलोवाट की पावर सप्लाई पर काम कर रहा है। यदि द्वितीयक कुंडली में 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखो, तो पहले बोला गया है कि यहां पर यह है 200, या प्राथमिक कुंडली के लिए लिखता हूं 1-2 करके लिख लो तो ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। प्राथमिक कुंडली के लिए बोला हुआ है 200 वोल्ट है और 3 किलोवाट, 3 किलोवाट या 3000 वॉट, 3000 वॉट मेरे पास, 3000 वॉट मेरे पास पावर दी गई है। तो पहले मैं इसमें धारा निकाल लेता हूं। धारा निकालना बड़ी आसान सी बात है इसमें। तो धारा हो जाएगा सर P बराबर होगा VI प्राथमिक में, ये हो जाएगा 3000 बटे में 200 बराबर होगा I के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां पे 15 एम्पियर धारा आ गई। ये तो हो गया मेरा काम। अच्छा, अब बोला द्वितीयक में वोल्टता भी बताइए। द्वितीयक में वोल्टता, फेरों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला है। फेरों की संख्या ना तो दी है ना तो पूछी है, तो फेरों की संख्या का कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब हमें द्वितीयक में क्या दिया गया, द्वितीयक में धारा दी गई है सर। द्वितीयक की धारा दी गई है 6 एम्पियर धारा दी गई है। अच्छा, अब द्वितीयक की शक्ति में निकाल सकता हूं, कैसे सोचो। मुझे बोला कि दक्षता 90% है, तो इसकी शक्ति अगर मेरे पास 3000 वॉट है, तो द्वितीयक की शक्ति क्या होगी। तो P आउटपुट बटे में P इनपुट बराबर होना चाहिए 90%, में तो 0.9 कर सकता हूं मैं। तो P आउटपुट जो हो जाएगा मेरा, P आउटपुट बटे में 3000 बराबर होगा P इनपुट के या 0.9 के। तो P आउटपुट जो हो जाएगा वह कितना लिखूंगा मैं, P आउटपुट जो हो जाएगा वो मैं 2700 वॉट लिख सकता हूं। तो दूसरे वाले में 2700 वॉट शक्ति मिलेगी। तो 2700 वॉट मिल रही, तो उसकी धारा निकाल लो। तो VI करोगे फिर से, VI बराबर होगा 2700 के। अच्छा, धारा दी भी है, वोल्टेज पूछा है, तो ये वोल्टा था, यहां से निकाल लो। हो रहा है क्या, 450 हो रहा है क्या, 450 वोल्ट आ रहा है क्या।
क्लियर है कहानी? चलो, इसी प्रकार से एक और सवाल था। एक ट्रांसफॉर्मर में हमें बोला कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 220 का 2200 वॉट कर दिया गया है। यदि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली में 2000 चक्कर है तो प्राथमिक में कितने चक्कर होंगे? क्या बिना पेन उठाए कर लिया? क्या बिना पेन उठाए कर लिया कि पहले वाले में कितने होंगे? सर ये 10 गुना हो गई, तो चक्कर 10 गुना कम होने चाहिए, तभी तो इसके चक्कर 10 गुना बढ़े तो वोल्टता भी 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना का अंतर होगा। क्वेश्चन बोला कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि द्वितीयक पर प्राप्त शक्ति P है तो प्राथमिक कुंडली पर शक्ति क्या होगी? ऊर्जा में हानि नगण्य है। क्या बेवकूफ सवाल है? अरे सॉल्व तो नहीं कर लिया किसी ने इसको? बोला ऊर्जा में हानि नगण्य है, ऊर्जा में हानि नहीं हो रही तो फिर पी ही रहेगा। फालतू में माहौल बना दिया। चलो, 2017 में एम्स में पूछा गया सवाल, 80% दक्षता के साथ एक ट्रांसफार्मर 4 किलोवाट तथा 100 वोल्ट पर कार्य कर रहा है। अब द्वितीयक वोल्टता जो है हमें 200 वोल्ट हो, तब प्राथमिक और द्वितीयक धारा क्रमशः क्या होगी? निकाल पाओगे? फिर से वही 1-2 वाला कर लो यार सीन। मैं आपको सीधे सीधे आंसर्स बताने में ज्यादा रुचि रख रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि नहीं सब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो भी कर देंगे। बाकी तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ये पावर जो है 4000 दिया हुआ है और इसमें वोल्टता जो है वो 100 दी हुई है, तो धारा कितनी आएगी? तो धारा आ जाएगी सर इसमें P बटे में V कर देंगे हम इसे। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 40 एम्पियर धारा आ जाएगी पहले वाले में। ठीक है, अब द्वितीयक में धारा कितनी होगी? तो देखो, आप चाहो तो बिना पेन उठाए कर सकते हो। क्या कर सकते हो बिना पेन उठाए? सब पहले वाले की धारा 40 एम्पियर आ गई है। अब द्वितीयक में अब हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे दक्षता जो है वो 80% है। पहली बात तो अब द्वितीयक में वोल्टेज बढ़ गया मतलब धारा कम होगी। तो 40 तो दूसरी वाली 40 से कम आंसर आना चाहिए। तो 40 से कम या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। और 40 से कम, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर वोल्टेज आधा हुआ है तो धारा आधी हो जाती यदि दक्षता 100% होती तो, लेकिन दक्षता 100% नहीं है तो फर्स्ट आंसर आ गया। क्या बोल रहा हूं? दक्षता अगर 100% होती तो V बराबर VI होता। तो वोल्टेज जितना घटा धारा उतनी बढ़ती, धारा जितनी घटी वोल्टेज उतना बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 80% दक्षता है। आप देखो इसका P आउटपुट निकालो। P आउटपुट चाहो तो मैं सीधे लिख रहा हूं 0.8 इंटू 4000, या मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 3200 वॉट। अब P बराबर VI कर लो फिर से, या I बराबर हो जाएगा P बटे में V। तो 3200 बटे में वोल्टेज कितना है मेरे पास? 200। तो ये 16 एम्पियर धारा आ जाएगी। 16 एम्पियर धारा आ जाएगी। हाँ, एक और सवाल था, एक कुंडली में धारा का मान 1 मिली एम्पियर। ये तो दूसरा सवाल है क्या? एक कुंडली में धारा का मान 1 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 1 एम्पियर तक कम हो जाता तो अरे ये तो अलग सवाल। ये हो गया था क्या हमारा? ये हमारा हो गया था क्या? हमसे यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक 5 वोल्ट है तो L का मान पूछा है। L हमें पता है, अगर परिमाण अनुसार लिखूंगा तो हो जाएगा डेल्टा I बटे में डेल्टा T। तो E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। L कितना है? L जो है सर मुझे निकालना है। धारा कितनी बदली है? 1, और समय दिया है 1 मिली सेकंड, 10⁻³ उधर जाएगा तो ये 5 मिली हेनरी आंसर बन जाएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, छुट्टी ना। कल की क्लास है हम EM वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे। कल NCERT अगर आपके पास हो तो लेकर बैठ जाना। उसमें मैं तुम्हें, वैसे मैं तो यहाँ पे NCERT लेकर आऊंगा तो उसमें से मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें मार्क करवा दूंगा उस चैप्टर की। हाँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ ना यार, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ। क्यों नहीं लगाओगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस? है ना, दिसंबर एंड तक, मतलब ये मान के चलिए कि दिसंबर में 25 दिसंबर क्रिसमस के पहले आपका क्लास 12 खत्म हो जाएगा।
आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एक ही बड़ा चैप्टर बचा हुआ है किरण प्रकाशिकी, है ना। किरण प्रकाशिकी में मुश्किल से 10 से 12 दिन लगते हैं, तो 10 तारीख तक, मोटा माटी तौर पे 10-12 तारीख तक हमारा किरण प्रकाशिकी हो जाएगा। तरंग प्रकाशिकी भी 5-6 दिन लगेंगे, तो 15-16 तारीख तक, 16-17 तारीख तक किरण प्रकाशिकी हो जाएगा। और उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स तो मैंने वैसे तुम्हें पढ़ा ही दिया है ऑलमोस्ट ना, फिर भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक बार फिर से अच्छे से, यूट्यूब पे तो भी पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, फिर से पढ़ा देंगे, तो वो भी 6-7 दिन में वो पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, सेमीकंडक्टर भी बचेगा, तो सेमीकंडक्टर में भी चलो ठीक है, दिसंबर खत्म हो जाएगा फिर तो। फिर उसके बाद में जनवरी और फरवरी मिड तक, फरवरी के मिड तक में सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। मीडिया एंड आ जाएगा फरवरी का, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर रिवीजन करेंगे, रिवीजन। चलो भाई, तो जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।